में पहला फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग आई, फैक्टर अफेक्टिंग आई। बेटा इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या था? सबसे पहला फैक्टर क्या था, कोई बताओ? पहला था बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या बनेगा? करंट का, फोटो करंट का अमाउंट बढ़ेगा। तो पहला क्या था? इंटेंसिटी। दूसरा क्या था बेटा? एनोड पोटेंशियल। उसी पे मुद्दे पे आके हम लोग फंसे हुए थे, एनोड पोटेंशियल। बेटा फैक्टर अफेक्टिंग पहला था इंटेंसिटी। इसका ग्राफ कैसा बनता था बेटा? इधर आई होता था, सॉरी स्मॉल आई, इधर कैपिटल आई, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता था। बेटा कल आपके सेटअप में, कल मैंने बताया था दूसरा इसी में फैक्टर अफेक्टिंग फोटो करंट में दूसरा फैक्टर जो होता था बेटा वो होता था एनोड पोटेंशियल। दूसरा फैक्टर क्या होता था? एनोड पोटेंशियल। तो बेटा एनोड पोटेंशियल के साथ ग्राफ कैसे बनता था? तो ये देखो बेटा, इधर प्लस वोल्ट होता था, इधर माइनस वोल्ट होता था, प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट। इधर हम करंट मेजर करते थे बेटा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता था, अगर किसी को याद हो तो। ये ग्राफ इस तरह से आता था ना बेटा। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो पॉइंट है, इस करंट को क्या बोलते थे बेटा? सेचुरेशन करंट। इस करंट को क्या बोलते थे? सेचुरेशन करंट। आर्यन सेचुरेशन करंट कैसे बनता था? 100 के 100 एग्जाम में लिखोगे, व्हेन ऑल इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन रीचेस टू द एनोड। मैंने एग्जांपल से समझाया था कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और आपने पोटेंशियल इतना बढ़ाया कि 100 के 100 इलेक्ट्रॉन अगर एनोड तक पहुंच गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेचुरेशन करंट। बेटा देखो लास्ट में यहां एक वोल्टेज आता था, इसे हम क्या बोलते थे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता था बेटा, समझाया था ना लास्ट क्लास में, कि जब आप पोटेंशियल रिवर्स करते जाएंगे तो करंट कम होता जाएगा। बेटा जो लोग होंगे उनको क्लियर होगा, करंट कम होगा क्योंकि बेटा उधर माइनस बन गया, इस सिचुएशन में इस प्लेट पे माइनस बन गया, तो इलेक्ट्रॉन माइनस की तरफ क्यों ही जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो इसी तरफ रहेगा। तो बेटा अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो नो इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी एबल टू रीच एनोड आफ्टर सर्टेन पोटेंशियल। तो दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता था? इट इज द negative anode potential at which even the fastest moving electron is not able to reach the anode। बेटा ये वो पोटेंशियल होता था जिसपे सबसे तेज इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो भी एनोड पर नहीं पहुंच पाता था। तो इसको हम क्या कहते थे बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक फॉर्मूला होता था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट। बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्स मैंने आपको समझाया था कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबकी स्पीड एक नहीं होती है बेटा। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकले तो उसके बगल में इलेक्ट्रॉन का ढेर है, वो भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड एक जैसी नहीं होती है। लेकिन जो सबसे फास्ट मूव कर रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो बेटा सबसे फास्ट मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन भी जिस पोटेंशियल पर एनोड तक नहीं पहुंच पाता है, उस नेगेटिव एनोड पोटेंशियल को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो डेफिनेशन बोर्ड में, डेफिनेशन दोनों का पूछा जाएगा। व्हाट इज सैचुरेशन करंट? सैचुरेशन करंट क्या होता है? व्हेन ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन रीचेस टू द एनोड देन करंट बिकम कांस्टेंट विद वोल्टेज। एनोड वोल्टेज के साथ करंट क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद बेटा अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे भी तो भी करंट नहीं बढ़ेगा, सो दैट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। ठीक है ना? डेफिनेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल का, it is the potential at which even the fastest moving electron is not able to reach anode, then that potential, negative potential, is called stopping potential। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया? इसका फॉर्मूला होता है K max equal to EV naught। अब बेटा इस ग्राफ में कुछ एडिशन करते हैं, तो जैसे इसी ग्राफ को अगर दोबारा बनाना हो बेटा, इसका दो फैक्टर इसमें पढ़ते हैं हम। जैसे अगर इंटेंसिटी चेंज करे बेटा, पहला वेरिएशन विद इंटेंसिटी करो, वेरिएशन इन इंटेंसिटी हो, तो बेटा इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अरे पता है ना बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे बेटा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। यानी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो जैसे मैंने एग्जांपल समझाने के लिए लिया था कि इस केस में 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। जैसे आपने बेटा लाइट को गिराया तो मान लो 100 निकल रहे थे, तो बेटा ज्यादा इंटेंसिटी के लाइट गिराओगे
तो हो सकता है कि 500 निकले। अरे इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मेटल सरफेस वो इंक्रीज कर जाएंगे ना, तो 500 निकले। तो बेटा जब 500 निकलेंगे तो सीधी सी बात है, जब ज्यादा निकले 100 में से 0 पोटेंशियल पर 5 इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहे थे किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, समझाने के लिए बताया था कि अगर मान लो 100 निकले, बेटा इधर से पिछले ड्राइंग में आ जाओ, इसमें अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसमें केवल 0 पोटेंशियल करने पर, जब मैंने सर्किट को ऑफ कर दिया तो 0 पोटेंशियल करने पे मान लो 100 निकलने पे 5 पहुंच रहे थे, तो अगर 500 निकलेंगे तो 50 पहुंचेंगे, है ना, 500 में 25 पहुंचेंगे, समझ रहे हो ना। तो बेटा 100 पे 5 जा रहे हैं तो 200 पे 10 जाएंगे, 300 पे फिर उसके हिसाब से देख लो 15 जाएंगे। तो यानी अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन की इधर पहुंचने की प्रोबेबिलिटी होगी। अरे बात को समझना है बेटा। अभी मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जब पोटेंशियल 0 किया। तो पहले सिचुएशन में मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो 100 इलेक्ट्रॉन निकले और कोई वोल्टेज नहीं लगाया। बेटा वोल्टेज लगाने पे खींचता था ना इलेक्ट्रॉन को, जैसे प्लस बन गया तो इसको अट्रैक्ट करता था। तो अगर 100 में से 5 पहुंच रहे थे, बेटा अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो फिर निकले ही 5, तो 500 में से 25 पहुंचेंगे। तो बेटा 5 जो करंट बना रहा था और जो 25 जो करंट बना रहा था, दोनों में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये ग्राफ कैसे चला जाएगा, ये ग्राफ बेटा अगर मैं इधर ग्राफ की बात करूं तो सेम ग्राफ रहेगा, लेकिन इस ग्राफ में कुछ वेरिएशन आएगा। जैसे पहले वाले केस में ग्राफ ऐसा था, अब दूसरे वाले केस में अगर पोटेंशियल 0 है लेकिन ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। ऊपर से क्यों स्टार्ट होगा, बेटा अगर पोटेंशियल 0 है, इंटेंसिटी बढ़ गई तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना, तो दूसरे वाले केस में बेटा ग्राफ ऐसे जाएगा। बात समझ रहे हो। तीसरे वाले केस में भी ग्राफ, मतलब अगर और इंटेंसिटी बढ़ा होगा तो ग्राफ ऐसे जाएगा। इसका मतलब अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इन तीनों में बड़ा कौन है। जैसे I1 I2 I3 बढ़ा देगा, बोलेगा विच वन इज ग्रेटर, तो कौन सा ग्रेटर है सबसे, I3। बेटा बहुत सिंपल होता है मॉडर्न फिजिक्स, एकदम बहुत सिंपल स्कोरिंग होता है। तो कौन बड़ा होगा, I3। लेकिन बेटा याद रखो, इंटेंसिटी बढ़ाने से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान देना, इंटेंसिटी बढ़ाने से ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो बेटा इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा निकलते हैं, लेकिन जो उनकी एनर्जी है वो उतनी ही रहती है। तो बेटा इस काइनेटिक एनर्जी पे कौन डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी किस पे असर डालती है, ध्यान से समझना, इंटेंसिटी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाती है बेटा, इंटेंसिटी केवल ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालती है। समझ में आया ना, एन बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी एनर्जी चेंज नहीं करता है इंटेंसिटी। इसको चेंज कौन करता है, तो फ्रीक्वेंसी करता है। वो आगे आइंस्टीन बताते हैं कि इसको चेंज फ्रीक्वेंसी करता है, लेकिन इंटेंसिटी नहीं करता है। तो बेटा अगर इंटेंसिटी के मैक्स को चेंज नहीं करता है तो वी नॉट को भी चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ई बेटा तो कांस्टेंट है ना। तो इसका इन तीनों का जो वी नॉट होगा बेटा वो सेम होगा, इन तीनों का जो वी नॉट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये ग्राफ है, इंटेंसिटी का ग्राफ है। तो बेटा याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिटी पे। क्यों नहीं करता है, क्योंकि बेटा ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी नहीं करता डिपेंड इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है। दीक्षा क्लियर है बेटा, और समझाएंगे। अगर अभी समझ में नहीं है कि क्यों नहीं करता है तो घबराओ मत, आइंस्टीन ने इसी की इक्वेशन दी थी। ये जो डिपेंड नहीं करता है ना, इसकी इक्वेशन आइंस्टीन ने दी थी, तो क्यों इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, डन बेटा। सुमरा ये स्कोरिंग टॉपिक है, ये सारे जितने पढ़ रहे हो यही बता रहा हूं, ये ग्राफ आएगा। शायद इस बार एग्जाम दिया हो तो ऐसा ग्राफ आया था, और इसमें सीधा क्वेश्चन पूछेगा, इन सब में डेफिनेशन पूछेगा, सैचुरेशन करंट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, यहां ग्राफ बना के पूछेगा I1 I2 I3 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है इन तीनों में, I3 बड़ा है, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। याद कर लो डायरेक्ट, एक बार तुम रिवाइज भी कर लोगे तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुम एक बार रिवाइज करके चले जाओ बस। समझ में आया बेटा ना। तो एनोड पोटेंशियल पहले आपको समझाया, अब उसके बाद एनोड पोटेंशियल में ये इस एक्सिस पे करंट होता है, इस एक्सिस पे प्लस बी और इस एक्सिस पे माइनस, ठीक है ना, नेगेटिव एनोड पोटेंशियल। बेटा फ्री स्कोरिंग मार्क्स होता है ये सब इसका, ठीक है। अब बेटा इसका एक और वेरिएशन देखें, एनोड पोटेंशियल के अंदर ही है अभी। पहला वेरिएशन किसके साथ देखा, इंटेंसिटी के साथ।
अब दूसरा वेरिएशन देखेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी के साथ। बेटा अब की बार इंटेंसिटी सेम रखेंगे। बेटा दूसरे केस में सेम इंटेंसिटी। बेटा इस केस में फ्रीक्वेंसी सेम रखा था, इस केस में सेम क्या था, फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी सेम रख के ये ग्राफ बनाया गया था, इंटेंसिटी को बदला गया था। अब दूसरे केस में सेम इंटेंसिटी लेकिन बेटा फ्रीक्वेंसी अलग अलग करूंगा। सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है फिर क्या होगा, इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब कॉमन सेंस से बताओ, इंटेंसिटी सेम है तो इधर वाला ग्राफ तो सेम रहेगा। अरे इधर वाला ग्राफ इंटेंसिटी पे तो डिपेंड करता था ना। बेटा फ्रीक्वेंसी केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करेगा। क्यों बेटा, अगर आगे जाके आपको पता चलेगा कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इंसिडेंट एनर्जी ज्यादा होगी। अरे जब गिरने वाले फॉर्मूला पढ़ा ना, E=h/nu फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो बेटा अगर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो गिरने वाली एनर्जी ज्यादा होगी, तो गिरने वाली एनर्जी ज्यादा होगी बेटा तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर वो ज्यादा तेज निकलेंगे तो उनको रोकने के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो बेटा इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनता है, इधर आई का ग्राफ है, इधर वी का ग्राफ है, इधर माइनस वी का ग्राफ है। तो बेटा देखो यहां 3 ग्राफ ऐसे बनते, देखो थोड़ा जूम कर दो, समझ में आ रहा है ये। बेटा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 हो गए। जैसे मान लो VO1 है, ये VO2 है और VO3 है माइनस में, और बेटा इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ν1 है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ν2 है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ν3 है। तो बताओ ν1 ν2 ν3 में कौन बड़ा होगा, ν1 ν2 ν3 में कौन बड़ा होगा, ν3 बड़ा होगा। क्यों, अरे इलेक्ट्रॉन की जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा होगा ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ज्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा ना। अरे समझ लो भैया, समझ लो। क्या बोलो विनोद, क्या देंगे यार, बोलो। अरे सोच लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बेटा आपको समझ में आ रहा है। बेटा इंटेंसिटी सेम थी तो 100 ही इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट तो उतना ही रहा, सैचुरेशन भी उनका उतना ही रहा। लेकिन बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या फर्क पड़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ा। तो बेटा जब इमिटेड इलेक्ट्रॉन फास्ट निकलेगा तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना हमें। इमिटेड इलेक्ट्रॉन जब फास्ट निकलेगा तो उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो बेटा ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा तो ये उसका ग्राफ होगा। समझ में आया ना। तो बेटा इसमें कौन बड़ा होगा, ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। बेटा इसमें किसी को भी डाउट है, बताओ इसमें किसी को भी डाउट है। नंदिनी विशाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये कल वहां तक पढ़ाया था, आप लोग को समझाया था, आज ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है नंदिनी विशाल, बेटा स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर। ठीक है इधर पढ़ाया, इधर ये वाला चीज कल वो वहां तक पढ़ा दिया था। ठीक बेटा, डन। बेटा ये डायरेक्ट ग्राफ आएगा और आएगा ही आएगा, याद रखना। अभी पिछला पेपर अगर किसी ने दिया तो शायद ये ग्राफ था ना, एग्जाम दिया था फिजिक्स का, इसमें ग्राफ था, स्कूल वाले एग्जाम में था। बेटा ये होता है ग्राफ, ये बोर्ड के पेपर में ग्राफ होता है, लेकिन बहुत आसान एक्सप्लेनेशन आता है सबको। अरे सबको एक्सप्लेनेशन क्लियर है ना कि ये सैचुरेशन करंट क्यों बना, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो निकले तो पहुंच गए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बना, जब तुमने माइनस कर दिया तो सबसे फास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। अरे क्लियर है क्या ये, इधर ध्यान दो बेटा। इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को चेंज करता है, ना कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को। फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से एक फोटोन की एनर्जी बढ़ती है,
तो जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बेटा ये दो ग्राफ है, सीधा सीधा याद रखो, सीधा सीधा एग्जाम में आएगा, एकदम सीधी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सीधा मतलब एकदम फ्री का मार्क्स होता है, ठीक है ना। अभी देखना एग्जाम में फिर इधर भी आएगा। एनोड पोटेंशियल क्लियर। थर्ड एंड लास्ट, बेटा सबसे पहले आपको क्या बताया था मैंने? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था वेरिएशन विद इंटेंसिटी। दूसरे नंबर पे क्या बताया? वेरिएशन विद एनोड पोटेंशियल। तीसरे नंबर पे अभी हम पढ़ेंगे वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी। वेरिएशन विद फ्रीक्वेंसी, हालांकि इस एनोड पोटेंशियल वाले ग्राफ में भी हमने फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन पढ़ा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो फ्रीक्वेंसी का वैसे फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से क्लियर है ना बेटा। फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल किस पे फर्क पड़ता है? किस पे फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी का? बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसके ऊपर पड़ता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बस वही ग्राफ बनाना है बेटा। थर्ड ग्राफ लिखो विद फ्रीक्वेंसी, थर्ड लिखो विद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरिएशन होता है विद फ्रीक्वेंसी। तो बेटा सीधा बात है, जैसे अभी आपको बताया फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो बेटा आई हो गया, ये न्यू हो गया, इसका ग्राफ एकदम ऐसे बनेगा। डिपेंड नहीं करता है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। और बेटा ये वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा? न्यू नॉट। न्यू नॉट यानी कौन सा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले आपको करंट दिखेगा ही नहीं। अरे नहीं दिखेगा ना बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के पहले करंट क्यों नहीं दिखेगा बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो करंट दिखेगा कहां? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? ये ग्राफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होगा और फ्रीक्वेंसी के साथ कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा फ्रीक्वेंसी कभी भी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं करता, वो बस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको चेंज करता है। और एनर्जी से केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है, एनर्जी से केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। डन बेटा। तो बच्चों ये जो तीनों ग्राफ आपने जो चारों ग्राफ पढ़ा, इसको किसने दिया था? हर्ट्ज एंड लेनर्ड ने। तो जब सीबीएसई का आप सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर एक टॉपिक होगा हर्ट्ज एंड लेनर्ड ऑब्जर्वेशन। तो कल मैंने आपको बताया था ना सीबीएसई का वो निकाल के देखने के लिए, तो ये टॉपिक किस नाम से आएगा? हर्ट्ज एंड लेनर्ड एक्सपेरिमेंट। तो बेटा हर्ट्ज एंड लेनर्ड एक्सपेरिमेंट में ग्राफ पूछेगा और उसका एक्सप्लेनेशन पूछेगा आपसे। एक्सप्लेनेशन सबको याद होनी चाहिए। इंटेंसिटी किसको चेंज करता है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को। फ्रीक्वेंसी किसको चेंज करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। समझ में आया? डन, याद रहेगा। चलो बेटा अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। इक्वेशन बेटा इट वाज गिवन बाय आइंस्टीन। इसको किसने दिया था? आइंस्टीन ने। लिख लो, इट वाज गिवन बाय आइंस्टीन। बेटा इसको किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय आइंस्टीन। इसे किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। और बेटा इसी के लिए उन्हें 1905 में नोबेल प्राइज मिला था। इस इक्वेशन को देखने के लिए उनको आइंस्टीन को 1905 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये इक्वेशन किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ए रुद्र, अब ध्यान से समझना है यहाँ की बात, ये याद होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टीन की। बेटा इसको किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था और नोबेल प्राइज भी पाए थे इसको देने के लिए। ये इक्वेशन उन्होंने दिया कब? जब पीछे हर्ट्ज और लेनर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। हर्ट्ज और लेनर्ड के पूरे एक्सपेरिमेंट को जो अभी आपको मैंने पढ़ाया उसको कौन देख रहा था? आइंस्टीन। और आइंस्टीन ने उस एक्सपेरिमेंट को देख के एक इक्वेशन बनाया, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन उनका बहुत सिंपल है, सब लोग इधर ध्यान देगा। बेटा इनका इक्वेशन क्या कहता है मैं क्लियर कट बताता हूं, पहले डेफिनेशन लिखवा दूं। लिखो, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वली, इंसिडेंट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, इक्वली मत लिखना, इंसिडेंट एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, incident energy is distributed between the work function, between the work function
and the kinetic energy distributed between the work function and the kinetic energy distributed between the work function and the kinetic energy of the electron. वर्क फंक्शन किसका? मेटल का. काइनेटिक एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन का. डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, चाहो तो लिख सकते हो या छोड़ सकते हो, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, सुनो ध्यान से बेटा. आइंस्टीन ने क्या बोला कि अगर एक मेटल सरफेस है, ध्यान दो बेटा, ये सब लोग ध्यान दो, आसान हो जाएगा. इसके बाद बेटा ये जैसे मेटल सरफेस है, यहां पे मान लो कुछ एनर्जी इंसिडेंट हुई. बेटा मान लो ये एनर्जी इंसिडेंट हुई एच न्यू. अरे ई का फॉर्मूला होता है ना एच न्यू. तो बेटा एक फोटोन यहां पे गिरा, इसकी एनर्जी कितनी थी? एच न्यू. इसने एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कराया और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कुछ के ई थी. तो आइंस्टीन ने बोला कि ये जो एच न्यू है वो किसके इक्वल होगा? ये डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स के इक्वल होगा. के ई मैक्स के इक्वल होगा. बेटा मैक्स क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैंने बताया ना ढेर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को लेना है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, क्योंकि वही ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन होगा. बाकी सबकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो चुकी होगी. तो बेटा यहां से आइंस्टीन की इक्वेशन क्या बनी? एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स. इसको समझाता हूं लेमन टर्म में. जैसे बेटा मान लो, लिख लिया पहले, इसको लिख लो, अच्छा फिर बताता हूं. कोई जो एनर्जी गिर रही है, एनर्जी इंसिडेंट हो रही है और वो इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो किसके इक्वल आएगा? एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के ई मैक्स. बेटा डब्ल्यू नॉट क्या होता है? वर्क फंक्शन. के ई मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक. एच न्यू क्या होता है? इंसिडेंट एनर्जी, या बेटा जो एनर्जी इस पे गिर रही है, इसको इंसिडेंट एनर्जी कह रहा हूं. ठीक है, डन. अब सुनो बेटा, इसको लेमन टर्म में समझो. जैसे मान लो यहां 100 जूल एनर्जी गिर रही है और वर्क फंक्शन 20 जूल है. बेटा वर्क फंक्शन कितना है? 20 जूल. तो बेटा 100 जूल एनर्जी गिर रही है तो 20 जूल तो चला गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में. बेटा अगर 100 जूल एनर्जी गिर रही है तो 20 जूल किस में चला गया? इलेक्ट्रॉन को निकालने में. बाकी बच कितनी जूल गई? 80 जूल. 80 जूल बच गई ना. तो 100 में से 20 जूल चला गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में, लेकिन बेटा 80 जूल बच गया. वो एनर्जी किसके फॉर्म में होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. तो सिंपल बात है कि बेटा जो एनर्जी आई वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में. तो बेटा किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो बेटा जैसे मेटल को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, वो डब्ल्यू नॉट है. एच न्यू में से डब्ल्यू नॉट को माइनस कर लो. ये क्लियर हुआ ना? पहला इक्वेशन एकदम सिंपल इक्वेशन है कि जो एनर्जी गिरी वो दो पार्ट में डिवाइड, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में. बेटा वर्क फंक्शन अगर जैसे 100 जूल एनर्जी गिरी, अगर इसका मेटल का वर्क फंक्शन 30 जूल है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? कितना होगा? 100 जूल गिरा, 30 जूल इसका वर्क फंक्शन है, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 70 जूल, 70. सिंपल है ना? अब तुम्हें लग रहा होगा आइंस्टीन कितनी सिंपल बात बोल के नोबेल प्राइज दे दिए. ठीक है ना? इसके बाद भी बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने. अब सुनो बेटा, ये इसी इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिख के आपकी जिंदगी खराब की जा सकती है. ठीक है, जैसे देखो क्या क्या फॉर्म. लेकिन अगर तुम इंटेलिजेंट रहोगे तो तुम्हें याद होगा बात एक ही है. बेटा बात तो एक ही है ना, यही तो बात है. अब इसको अलग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? देखो इधर एच न्यू बराबर बेटा डब्ल्यू नॉट को क्या लिख सकते हो? एच इंटू न्यू नॉट. अरे डब्ल्यू नॉट को क्या लिख सकते हो? एच इंटू न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, ये भी लिख सकते हो. अरे बात समझ रहे हो ना? ये तो पहले ही बताया था आपको कि वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? एच इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के. ऐसे भी लिख सकते हो. बेटा आपकी इच्छा, आप लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो. एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एच सी लैम्डा नॉट प्लस के ई मैक्स. किसी कोई तकलीफ? अरे कुछ नहीं कर रहा मैं. अगर ध्यान से जो समझ रहा होगा, कुछ नहीं कर रहा, नया कुछ नहीं बना रहा. दो ही फॉर्मूले, उसी पे बस घूम फिर रहा हूं मैं. तीसरा देखो, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट. ये बात कितने लोगों को समझ में आई? आ गई ना? अभी तो बताया था. वी नॉट क्या है यहाँ पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल. बस अब जो चाहे वो दे यार, तुम्हें क्या टेंशन है? समझ में आ रहा है ना? जो चाहे आपको यहां पे मिले, कोई टेंशन नहीं. बस निकालना इंसिडेंट एनर्जी क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, निकाल देना. किसी को कोई दिक्कत आइंस्टीन के इक्वेशन में? आइंस्टीन की इक्वेशन में दिक्कत नहीं. अब इनका ग्राफ बनाना है, कुछ का ग्राफ बनाना है. देखो ग्राफ में सारा नहीं बना के बस आपको समझा दूंगा. ठीक है, आओ देखते हैं बच्चों.
देखो कॉमन सेंस है, रटना मत इसको। ये सब फॉर्मूला तो एक ही मेन है ना ये, बाकी सब बस उसका वैल्यू पुट पुट करके देखा है बस, बाकी मेन तो यही है बस। ठीक है, डन है ना, चलेगा ना ये। आ जाओ बच्चों, इधर देखते हैं अब। ग्राफ बनाए। अब देखो आपको परेशान, एक तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पे, किसी को कोई दिक्कत न्यूमेरिकल होगा तो? अरे सिंपल याद रखना, न्यूमेरिकल होगा तो ये बेसिक फॉर्मूला है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा मैं आपको न्यू दे दूं, मैं आपको न्यू नॉट दे दूं, न्यू नॉट दे दूं और के मैक्स पूछ लूं, कोई दिक्कत? यहां से निकाल लेना, न्यू है न्यू नॉट है, के मैक्स निकालना है। मैं न्यू दे दूं, न्यू नॉट दे दूं और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लूं, तो के मैक्स निकालो, वहां पे क्या रख देना, ई इंटू वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे करके मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन सोच पाओगे तो बहुत सिंपल है, बस देखना एक क्वेश्चन में क्या गिवन है उसका निकाल लेना। बेटा यहाँ कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो एक बार सिखाऊंगा फिर खुद मास्टर हो जाना ग्राफ के, एक बार सिखाऊंगा ग्राफ का। बेटा एक ग्राफ होता है, आपको जितने लोग को नहीं पता है देखो ध्यान से, एक ग्राफ होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। बेटा जब इस फॉर्म में, सुमरा ध्यान दो, तुम्हें लोग के लिए बता रहा हूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बेटा इस फॉर्म में अगर लिखा तो ये किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। किसकी इक्वेशन होती है ये, स्ट्रेट लाइन की, याद रखना ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो अगर ये ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ ऐसे अगर जा रहा है, मान लो ये ग्राफ नीचे भी जा सकता है, ये इस सिचुएशन में m की वैल्यू प्लस है तो ऊपर जा रहा है, m की वैल्यू माइनस होगी तो नीचे जाएगा। तो बेटा ये जो थीटा है, ये थीटा है, इसका जो जितने एंगल पे झुका हुआ है इसका tan थीटा क्या कहलाता है, m। tan थीटा m यानी स्लोप क्या कहलाता है, m। जैसे मैं क्वेश्चन देके पूछूंगा कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो तुम लोग क्या करना, जो y एक्सिस पे उसको अलग करना और जो x एक्सिस पे उस सारे टर्म को एक तरफ करना। तो x एक्सिस पे जो है उसको, उसके आगे जो बचेगा वो क्या होगा, स्लोप होगा। समझ में आ रहा है ना, इक्वेशन को y एक्सिस पे जो है उसको लिखना, x एक्सिस पे जो है उसको एक तरफ कर देना, तो x एक्सिस को छोड़ के जो बचेगा वो क्या कहा जाएगा, स्लोप। और बेटा c क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट, मतलब ये वाला लेंथ क्या है, ये c है। अगर c माइनस में हुआ तो ये नीचे आएगा, मतलब c माइनस में होने का मतलब है ये ग्राफ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। ठीक है ना, अभी आपको बताता हूं, इतनी बात बायो वाले बच्चे लिख ले बस। स्लोप इस तरह से लिखने पे m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। ड्राइंग बना के लिख लो बायो वाले बच्चों, बाकी मैथ्स वाले भी लिखना चाहे तो लिख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही ग्राफ बार बार बनेगा, यहां यही ग्राफ पूरा बनेगा बच्चों, बस स्लोप पहचानने आना चाहिए और स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकलेगा, बाई एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे जो है एक तरफ लिख के जो बीच में बचे वो स्लोप है। डन 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 डन, जल्दी बनाओ बच्चों जल्दी। हो गया, हो गया बेटा, जल्दी करो जल्दी करो, हो गया बेटा। देखो इधर ध्यान से, बेटा हमें सबसे पहला ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस न्यू के बीच में। बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस न्यू के बीच में ये ग्राफ बनाना है। सुनो इधर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस न्यू के बीच में ग्राफ बनाना है। काइनेटिक यानी इस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मेरा क्या हो गया, y, और न्यू मेरा क्या हो गया, x। क्लियर है ना। अब ग्राफ बनाते हैं, तो इक्वेशन पहले देखो, इक्वेशन अभी आपको क्या बताया था, एच न्यू इज इक्वल्स टू क्या बताया था, डब्ल्यू नॉट प्लस के मैक्स। अरे बताया था क्या, ध्यान दो इधर, ये इक्वेशन बताया था ना। तो बेटा मुझे इस फॉर्म में लाना है उसको, इस फॉर्म में लाना है, मतलब y एक तरफ रहना चाहिए। तो y कौन है, के मैक्स, उसको एक तरफ करो, तो के मैक्स को यहीं छोड़ दो, इसको उधर भेज दो, तो के मैक्स किसके इक्वल आएगा, इसको इधर भेजो, तो ये आएगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अब सुनो बच्चों, ये y बराबर m x c हो गया कि नहीं, ये पूरा c हो गया ना। तो बेटा यहां पे इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, h। और ये ग्राफ बनेगा कैसे, तो देखो बेटा स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आई ना, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव, बेटा इंटरसेप्ट माइनस डब्ल्यू नॉट आया ना, तो मतलब ये वाली चीज नीचे होगी,
ये नीचे होगी माइनस डब्ल्यू नॉट, ग्राफ यहां से शुरू होगा। और बेटा स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप पे लाइन कैसे जाती है, ऊपर, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा। ये वाला मैं हटा दे रहा हूं यहां से। बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसे क्यों बनेगा, सुमरा m की वैल्यू प्लस है, याद रखना m की वैल्यू प्लस होने पर लाइन ऐसे जाती है, और m की वैल्यू माइनस होने पर लाइन ऐसे जाती है। तो अभी m की वैल्यू कितनी है, h, और h क्या है, प्लस, तो प्लस है तो ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर। फिर बेटा इसका इंटरसेप्ट क्या है, माइनस, अरे माइनस डब्ल्यू नॉट आया ना, तो x एक्सिस को कट कहां करेगी, माइनस में कट करेगी, सॉरी y एक्सिस को कहां कट करेगी, माइनस में। अगर डब्ल्यू नॉट प्लस होता तो y एक्सिस को कहां कट करती, प्लस में। अरे बात समझ में आ रहा है क्या, तो ये इसका ग्राफ हो गया, बस ये ग्राफ हो गया इसका। अब ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है, बोलो, के मैक्स के बीच में, और किसके बीच में प्लॉट किया गया है, न्यू के बीच में। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द प्लैंक्स कांस्टेंट यूजिंग दिस ग्राफ, इस ग्राफ को यूज करके प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो, वी कैन फाइंड द प्लैंक्स कांस्टेंट बाय फाइंडिंग द एंगल हियर। एंगल निकाल लिया, एंगल निकाल लिया ना बेटा, या ऐसे भी लिख सकते हो, वी कैन फाइंड द प्लैंक्स कांस्टेंट बाय द फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। चलो अगर थियरी में आए तो कैसे निकाल सकते हो, स्लोप से ना, तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, स्लोप का फॉर्मूला m का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो बेटा सीधे सीधे अगर बोले कि आप प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो, तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अगर एक नंबर में निकालने को तो बहुत रेयर ही आएगा, लेकिन पूछेगा आपसे, बेटा ये पूछेगा, ये क्वेश्चन 2025 में आ चुका है कि कैसे प्लैंक्स कांस्टेंट आप निकालोगे। ग्राफ देके पहले बोला ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने आ गया, फिर बोला प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा, तो बोलोगे स्लोप निकाल के निकलेगा, क्योंकि इसका स्लोप किसके इक्वल है, h के। अरे स्लोप पहचानने आया क्या सबको, स्लोप पहचानने आया ना सबको, h निकाल के निकलेगा इसका प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आया ना बेटा, ये नीचे लाइन मैंने डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर नीचे आपने डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, अगर बेटा डॉटेड नहीं बना हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और बेटा काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इस ग्राफ को नीचे मत लाना बेटा, इस ग्राफ को नीचे मत लाना, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी हो नहीं सकती। समझे ना, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी हो नहीं सकती। डन, कोई दिक्कत किसी को, बना लिया ना। इसका स्लोप क्या देता है, इंफॉर्मेशन मैं बताऊं क्या बेटा, इसका स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप देता है h, इसका स्लोप किसके इक्वल है, h के। इसका y इंटरसेप्ट, बेटा इस ग्राफ में y इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू नॉट। इसका y इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू नॉट। क्या हुआ दिव्या, समझ में आ रहा है, y इंटरसेप्ट किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू नॉट के। तो ऐसे याद भी रख लो बेटा, तो कोई याद ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें ग्राफ बनाने आ गया ना, अब तुम कितना याद करवाऊंगा मैं। अब जैसे अगला ग्राफ तुम खुद बनाओ ग्राफ, चलो V नॉट और न्यू का ग्राफ बनाओ, V नॉट और न्यू का ग्राफ खुद बनाओ, V नॉट और न्यू का ग्राफ खुद बनाओ, V नॉट और न्यू का ग्राफ, V नॉट वर्सेस न्यू। बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह क्या लिख सकते हो, E इंटू वी नॉट। तो पहले V नॉट को एक साइड करो, ग्राफ बनाओ खुद, उसका स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ मुझे, ग्राफ बना के स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ, खुद ग्राफ बनाओ V नॉट का। कैसे बनेगा बेटा, फिर से, अरे मेन फॉर्मूला तो एक ही है ना, एच न्यू बराबर कितना होता है, डब्ल्यू नॉट प्लस क्या होता है बच्चों, के मैक्स। बच्चों के मैक्स को क्या लिख सकते हो, बोलना, के मैक्स को लिख सकते हो डब्ल्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट। अभी तो बताया था बेटा, अगर ये मेरा y है,
ये मेरा y है तो इसको अकेला छोड़ो, तो इसको अकेला छोड़ने के लिए इसको उधर भेज दो, तो E इंटू वी नॉट इसको उधर भेजो, तो इधर क्या बचेगा E इंटू वी नॉट, E इंटू वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो बेटा यहां से वी नॉट कितना आएगा, मुझे इस फॉर्म में करना है कन्वर्ट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y के आगे कुछ होना नहीं चाहिए, यहाँ y के आगे E है, हटाओ इसको, अरे मेरा आपकी बार y वी नॉट है ना, y के आगे क्या है E, हटाओ इसको, E को उधर भेजो, ये कितना हो जाएगा h बाई ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। अरे ऐसा आएगा ना, ग्राफ अभी भी सेम बनेगा, ग्राफ अभी भी सेम बनेगा, इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव। अरे यार ई की वैल्यू उस फॉर्मूले में पॉजिटिव लेते हैं, कैंसिल करके नेगेटिव आता है, मतलब कैंसिल करके वो आता है बेटा। ई की वैल्यू आपको, अरे ई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, ई प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन उस फॉर्मूले में ई पॉजिटिव ही था, नहीं तो मैं खुद लिखता माइनस ई, ठीक है ना, पॉजिटिव ही था। तो बेटा देखो बेटा h बाई ई क्या है पॉजिटिव, h बाई ई क्या है पॉजिटिव, ई क्या है पता है ना सबको, ई बेटा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन की वैल्यू, साइन की बात नहीं कर रहा मैं, 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, ई की वैल्यू ये होती है। तो h बाई ई प्लस है ना, तो बेटा इसका स्लोप कितना है, ये इसका स्लोप है बेटा, क्योंकि ये मेरा y है, ये मेरा x है, और ये मेरा मेरा पूरा ये वाला क्या है c है, तो अब की बार भी c क्या है नेगेटिव, और स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो पिछला वाला ही ग्राफ बनेगा, पिछला वाला ग्राफ बनेगा, ये रहा ग्राफ। हाँ वी नॉट नेगेटिव हो सकती है, इसके वी नॉट नेगेटिव हो सकती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, कहां नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी वाला ही ग्राफ बनेगा, वी नॉट नेगेटिव नहीं, मतलब तुम क्या बोल रहे हो, पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो हमने डिराइवेशन किया है उस सिचुएशन में उसको प्लस लिया है। अरे के मैक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट, बेटा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है, ठीक है ना, दो प्लेट पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है, तो माइनस कट के ही है, वो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसका ग्राफ कितना बनेगा, तो देखो बेटा यहां भी वी नॉट नेगेटिव नहीं होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहीं तो था यहाँ पे, अरे ई ही तो डिफरेंस हुआ है ना, काइनेटिक एनर्जी और वी नॉट में ई का डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा तो वी नॉट भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा ग्राफ यही बनेगा। अब की बात डिफरेंस बताओ, स्लोप किसके इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बोलो, अब नहीं बोलो, स्लोप किसके इक्वल होगा, h बाई ई के, स्लोप किसके इक्वल होगा h बाई, अब बोले इससे प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो बोल देना स्लोप निकाल लो और उस स्लोप में e से मल्टीप्लाई कर दो, बेटा m इक्वल टू h बाई ई है ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकलेगा, स्लोप निकाल के e से मल्टीप्लाई कर दो, बेटा इसका ये स्लोप आ गया, इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट बोलो कितना होगा बेटा, y इंटरसेप्ट कितना होगा माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, समझ में आया ना, टाइम पास करने की जरूरत तो नहीं है, कर लोगे ना इसमें, ठीक है, डन डन। सर डब्ल्यू नॉट की जगह एच न्यू नॉट भी ले सकते हैं बेटा डब्ल्यू नॉट की जगह आप एच न्यू नॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं बेटा, अगर डब्ल्यू नॉट की जगह एच न्यू नॉट ले रहा हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बेटा, डब्ल्यू नॉट की जगह एच न्यू नॉट, अरे कुछ भी ले लो ना, मैं तो बोल रहा हूं वो तुम फ्री हो, तुमको फ्रीडम है, ठीक है ना, तुम फ्री हो। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डब्ल्यू नॉट की जगह क्या डाल दोगे, एच न्यू नॉट, अरे फॉर्मूला तो एक ही है ना, फॉर्मूला एक है ना, नहीं विनोद एक नहीं है, एक ही है, कर लोगे। अब एक क्वेश्चन बताओ मेरे को, अरे बना लिया था ना बेटा, और नहीं बनवा रहा था, तुम न्यू नॉट डाल के फिर बनाना है बनाते हो, बेटा दो मेटल है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू ग्राफ प्लॉट किया गया है बेटा, एक मेटल P है एक मेटल Q है, किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है, विच मेटल हैज हायर वर्क फंक्शन,
इतना मारूंगा ना बेटा। विच मेटल इज हायर वर्क फंक्शन? गधा देख इंटरसेप्ट क्या आएगा इसका, इतना जल्दबाजी में रहता है। अभी बताया था वी नॉट और न्यू वाली इक्वेशन में ई वी नॉट किसके इक्वल आता है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट के इक्वल आता है। तो वी नॉट किसके इक्वल होगा, एच न्यू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। तो जिसका नेगेटिव इंटरसेप्ट ज्यादा होगा उसका डब्ल्यू नॉट ज्यादा होगा। किसका नेगेटिव इंटरसेप्ट ज्यादा है? ठीक है ना। तो किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा वर्क फंक्शन? क्यू का। इतना मारूंगा ना बेटा, समझ में आया ये? अरे कौन नेगेटिव में जितना ज्यादा जा रहा है उतना ज्यादा उसका डब्ल्यू नॉट होगा ना यार। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया ना। तो बेटा क्यू का वर्क फंक्शन ऑफ क्यू, वर्क फंक्शन ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन, क्लास स्टार्ट लेट टाइम से छोड़ना, ऐसे कैसे हो सकता है? वर्क फंक्शन ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन, अरे कर लोगे ना, वर्क फंक्शन ऑफ पी लिख लेना बेटा। ये सब ग्राफ गलत नहीं होने चाहिए जो मैंने आज जितने ग्राफ पैक मत करो, पैक मत करो। 2 मिनट तो ले ही सकता हूं ना। लिखो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। मतलब तुम लोग डुअल नेचर को 3 दिन खींचना ही चाहते हो, मैं 2 दिन से ज्यादा चाहता नहीं। इसीलिए मानस सर ने मेरी क्लास पहले की। एक मेरा टॉपिक बचा था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ठीक है जाओ तुम बैठे रहो, अभी उस केमिस्ट्री क्लास चलेगी ना। ठीक है बच्चों, बाकी जो मैंने बताया था क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सुनो, एमटीजी कितने लोगों ने छोड़ दिया करना? अगर एमटीजी करना छोड़ दिया है तो ठीक है, जो छोड़ दिए हो वो अगर हायर लेवल की सीट कर रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर हायर लेवल की सीट नहीं कर रहे हो तो एमटीजी करते रहो, एमटीजी करते रहो। रे ऑप्टिक्स का एमटीजी करो, कितने लोग का पेंडिंग है मुझे पता है। वेव ऑप्टिक्स का करो, बहुत लोग का पेंडिंग है। रे ऑप्टिक्स करो भाई एमटीजी से। ठीक है बच्चों, जाओ।